नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम लोग वास्तविकता में जो बोलते हैं, हम लोग मोदी जी के खिलाफ नहीं हैं, हम मोदी जी की विचारधारा के खिलाफ हैं। हम ये मानते हैं कि मोदी जी की जो विचारधारा है, जो प्रो कैपिटलिस्ट है, जो अमीरों के हित में है और गरीबों के विरुद्ध है, जो देश के मध्यम वर्ग के विरुद्ध है, जो कि देश के लोकतंत्र के विरुद्ध है, जो कि देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध है और जो कि राष्ट्र हित के विरुद्ध है, इसलिए हम मोदी जी का विरोध करते हैं। हमारा मोदी जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं। और मोदी जी का इस मामले में हम हमेशा सम्मान करते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। चाहे हम उनका विरोध करते हैं, चाहे हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाती है, लेकिन क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। हमारी कोई व्यक्तिगत विरोध उनका नहीं है। लेकिन जो हमने देखा और जो आज हम देख रहे हैं, हमें अफसोस हो रहा है। पिछले 75 साल में हमने अपने देश के प्रधानमंत्री को इतनी दयनीय स्थिति में नहीं देखा है। मैं ये मानता हूं, क्योंकि भारत मेरी माता है और भारत विश्व का महानतम देश है, समृद्धतम देश है। चाहे हम अमीर देश ना हो, लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति दूसरे देशों के लिए अनुकरणीय है। दूसरे देश इस बात से आश्चर्य करते हैं कि भारत जैसे देश में इतनी ज्यादा विविधता और इतना ज्यादा भारत के लोग लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले हैं और पीसफुल लोग हैं। हमारे देश में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो कि ना हो, हर धर्म है, लेकिन प्यार मोहब्बत से हजारों साल हम जिए हैं। हमने को एग्जिस्टेंस को माना है, हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः को माना है, हमने वसुधैव कुटुंबकम को माना है। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि मेरे देश के प्रधानमंत्रियों को पिछले 75 साल में जिस प्रकार का सम्मान विश्व में मिला है, और जबकि कभी किसी ने नहीं कहा कि भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, लेकिन डंका तो ऐसे बजा करता था हिंदुस्तान का कि जब गुटनिरपेक्ष देशों के नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो न रूस की लॉबी में थे न अमेरिका की लॉबी में थे, लेकिन जहां जाते थे उनको पूरा सम्मान मिलता था। जब देश परतंत्र था उस समय भी देश के महात्मा गांधी को जिस प्रकार का सम्मान पूरे विश्व में मिलता था, एक धोती पहनने वाले नंगे शरीर के आदमी को वो दूसरे देशों में लगता था कि कैसे संत होते हैं, महात्मा गांधी जैसे लोग भी दुनिया में पैदा हो सकते हैं, और कितना सम्मान मिलता था यह आपने देखा होगा। जब महात्मा गांधी का देहांत हुआ तो यूएनओ का झंडा झुका दिया गया। विश्व के महानतम नेताओं ने कहा कि आज एक युग का अंत हो गया और एक नई संत परंपरा का अंत हो गया। यही बात पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कही थी, क्योंकि महात्मा गांधी विश्व के महानतम संत थे और विश्व को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भेंट थे। यह सम्मान था मेरे देश का। मेरे देश का सम्मान था कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जापान जाते थे और दूसरे देश जाते थे तो हिंदुस्तान से लोग लेके नहीं जाते थे। वहां हिंदुस्तानी लोग वीडियो और फोटो में नहीं दिखते थे। जापान के हजारों लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखने के लिए मौजूद रहते थे, और जिस देश में जाते थे वहां पे वहीं के लोकल निवासी रहते थे। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान से 2000 आदमियों को ले गए, उन्होंने हल्ला बोल दिया और आपने कह दिया कि हिंदुस्तान का डंका बज गया। यही चीज हमने इंदिरा गांधी के साथ देखी, यही चीज हमने लाल बहादुर शास्त्री के साथ देखी, यही चीज हमने राजीव गांधी के साथ देखी, मनमोहन सिंह के साथ देखी, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ देखी। हिंदुस्तान में हमेशा ये देखा। पहली बार मैंने ये देखा और मुझे अफसोस हुआ, और मेरे को लिए मानी मोदी जी के लिए मेरी पूरी सहानुभूति है। जब वो इटली में उनको विशेष अतिथि की तरह बुलाया गया था, जबकि G7 के अंदर हिंदुस्तान कोई पार्टिसिपेंट तो है नहीं, हम तो विशेष आमंत्रित हैं। और जब वो इटली में एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां पे उनको लेने के लिए कोई बड़ा अधिकारी इटली का नहीं आया। एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की अधिकारी आई, बाकी हिंदुस्तान के दूतावास के लोग थे और कुछ बैंड बाजे वाले थे। आपने देखा होगा वीडियो फोटोग्राफ। मुझे शर्म आई। मेलोनी जी को खुद आना चाहिए था। आपको पता है जब साउथ अफ्रीका के अंदर
ब्रिक्स की मीटिंग हो रही थी और वहां पे चीन के राष्ट्राध्यक्ष का भी प्लेन लैंड किया था और भारत के प्रधानमंत्री का भी लैंड किया था। एक छोटे अधिकारी को भेज दिया था मोदी जी को लेने के लिए, तो मोदी जी प्लेन से नहीं उतरे थे। ठीक किया था उन्होंने, ये भारत की प्रतिष्ठा के अगेंस्ट था। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट चीन के राष्ट्रपति को खुद जाके रिसीव करते थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए छोटे अधिकारी को भेज दिया था। ये हमारी शान के खिलाफ था। मोदी जी ने ठीक किया कि नहीं उतरे थे, और जब सेकंड रैंक के आदमी आए तब मोदी जी हवाई जहाज से उतरे, उन्होंने ठीक किया। लेकिन जिस प्रकार का आगमन और जिस प्रकार विशेष अतिथि का सम्मान होना चाहिए था माननीय मोदी जी का, वो इटली के अंदर नहीं हुआ। इसके बाद जब मोदी जी हिंदुस्तान लौट के आए तो हिंदुस्तान में भी उनकी अवगत करने के लिए कोई बड़ा नेता बीजेपी का मौजूद नहीं था। जबकि पहले आपने देखा होगा कि जब भी मोदी जी हिंदुस्तान में वापस आया करते थे, जयप्रकाश नड्डा उनको रिसीव करने के लिए पहुंचते थे। बहुत सारे लोग लाइन में लगे रहते थे। उसके बाद एक शमियाना लगता था, मोदी जी उसमें एड्रेस करते थे, फूल मालाएं होती थी, फूलों की वर्षा होती थी। अब कुछ नहीं हो रहा है, कोई उन्हें रिसीव करने नहीं आ रहा है। देखिए, सवाल माननीय मोदी जी का नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, सवाल देश के प्रधानमंत्री का है। और देश का प्रधानमंत्री, वर्ल्ड के सबसे महानतम देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इटली में भी इस प्रकार का सम्मान न मिले और हिंदुस्तान के अंदर भी सम्मान न मिले, यह अनुचित है। मैं इसका विरोध करता हूं। मोदी जी से मेरी विचारधारा अलग होने के बावजूद मैं इसका विरोध करता हूं। अब मोदी जी के खिलाफ आरएसएस भी पड़ा हुआ है। कभी मोहन भागवत जी को कह देते हैं, अहंकार की बात कर देते हैं, प्रधान सेवक के कर्तव्यों की बात कर देते हैं, और उसके बाद उनका जो मुखपत्र है वो भी भारतीय जनता पार्टी का और बीजेपी का और मोदी जी की आलोचना कर देता है। फिर इंद्रेश जी बोल देते हैं। और आरएसएस वो संस्था है जिसने पाल पोस के बीजेपी को बड़ा किया है, जो मात्र संस्था है। और 75 साल के अंदर हमने तो बचपन से देखा है कि अगर आरएसएस ने इस तरह पाल पोस के बीजेपी को सशक्त न बनाया होता, बीजेपी में ज्यादातर 50-60% नेता जो है वो आरएसएस के द्वारा भेजे गए हैं। और अगर आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारी इस प्रकार से मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं और उनको अहंकारवादी बता रहे हैं, तो दुखद बात है। ओम प्रकाश राजभर कुछ बोल रहे हैं, वो भी मोदी जी और योगी जी की आलोचना कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में हारे हुए बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि सोशल केमिस्ट्री काम नहीं आई और हमारे लोगों ने ही हमको हरा दिया। संजीव बालियान वेस्टर्न यूपी के अंदर जो मुजफ्फरनगर से चुनाव हारे हैं, और संगीत सोम जो सरधाना से चुनाव हारे थे, वो एक दूसरे पे खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। उनको मोदी जी का कोई भय नहीं है। अरे 10 साल मोदी जी आपके प्रधानमंत्री रहे हैं और डंडे की जोर पे उन्होंने सरकार को चलाया है, और आप उनके सामने 10 साल तो कुछ नहीं बोले, और आज जरा मोदी जी कमजोर हो गए तो सारे के सारे उनके आलोचना करने पे आप लोग उतारू हो गए। मोहन भागवत जी जो है योगी जी से मुलाकात कर रहे हैं, योगी जी को शह दे रहे, क्योंकि अमित शाह योगी जी के खिलाफ हैं। अमित शाह जानते हैं कि अगर योगी जी सशक्त हो गए और इनको नहीं हटाया गया तो ये नंबर 2 हो जाएंगे, और मोदी जी तो 74 साल के हो गए, 75 साल के 1 साल के बाद हो जाएंगे। उसके बाद तो वो मार्गदर्शन मंडल में चले ही जाएंगे। जबकि वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे बीजेपी की, तो मोदी जी तो आज भी मार्गदर्शन मंडल में चले गए हैं अडवाणी जी के साथ। तो योगी जी में और अमित शाह जी में अलग संघर्ष चल रहा है, मोदी जी में और आरएसएस में अलग संघर्ष चल रहा है। प्रकाश राजभर कुछ और अपना बोलते चले जा रहे हैं। आरएसएस अजीत पवार को दोषी बता रहा है। अजीत पवार अपनी पत्नी को राज्यसभा भेजने में उतारू हैं। उधर जो बाकी एनसीपी अजीत ग्रुप के लोग हैं वो अजीत पवार का दोष निकाल रहे हैं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो नारा दिया था 400 पार, उसकी वजह से चुनाव बीजेपी हारी है और एनडीए अलायंस हारा है। तो इतनी हिम्मत हो गई एकनाथ शिंदे की और बाकी लोगों की कि वो मोदी जी के निर्णयों की आलोचना करने लग गए। उधर बंगाल के अंदर जो शुभेंदु अधिकारी हैं और जो वहां के दूसरे बड़े नेता बीजेपी के हैं, वो आपस में भिड़े हुए हैं।
कर्नाटका के अंदर येदियुरप्पा जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, वो पॉस्को एक्ट में गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है, नॉन अवेलेबल वारंट उनके खिलाफ इश्यू हो गया, हो सकता है आजकल में वो अरेस्ट हो जाए। एचडी देवेगौड़ा को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है, जिनके छोटे भाई एचडी रमन्ना वीडियो जो सेक्स स्कैंडल है उसके दोषी हैं, और उनके छोटे भाई के बेटे प्रोजल रमन्ना मुख्य आरोपी हैं। पंजाब के अंदर जो रवनीत सिंह बट्टू हैं, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के अंदर आए और चुनाव हार गए, उनको मंत्री बना दिया गया है। और अजीत पवार के लोगों को जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया है और वहां महाराष्ट्र में सरकार उनके बदौलत चल रही है, उनको राज्य मंत्री से टरकाने का चक्कर। जीतन राम मांझी जी एकमात्र सांसद हैं हम पार्टी की, उनको कैबिनेट मिनिस्टर दे दिया गया है। जो टीडीपी के मंत्री बने हैं, उन्होंने पहला स्टेटमेंट ये दिया है कि मुझे बहुत सारी शिकायतें मिल रही है, हवाई जहाज के टिकट बिना सोचे समझे बढ़ा दिए गए, और मेरा सबसे पहला ये निष्कर्ष होगा कि मैं इसकी विवेचना करूंगा, इसकी विश्लेषण करूंगा और देखूंगा कि हवाई जहाज की यात्रा को सस्ता बनाया जाए। अब नए नए मंत्री हैं और वो बीजेपी की 10 साल की सरकार के निर्णयों का विरोध कर रहे हैं। नीट परीक्षा में जिस प्रकार से हिंदुस्तान के 26 लाख युवा छात्रों के सपनों के साथ खेल किया गया है और फ्रॉड किया गया है, जिस प्रकार लाखों करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ है, जिस प्रकार से गोधरा के अंदर, गुजरात के अंदर लोग पकड़े गए हैं, जैसे वहां पे पेपर आउट किया है, बिहार के अंदर पेपर आउट हुआ है, एक दिन पहले पेपर को निकाल के बच्चों को पैसा लेकर 10-10, 15-15 लाख रुपए उनको उत्तर रटाए गए हैं, उनको टॉप कराया गया है। लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, बच्चों को अवसाद में जाने के लिए मजबूर किया गया है, उनके माता पिता को अवसाद में जाने के लिए मजबूर किया गया है। एक प्रकार से अमीरों के बच्चों को डॉक्टरी पढ़वाने का प्रयास किया गया है और गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को उनसे वंचित रखा गया है। इसका माने इस देश के अंदर जो गरीब वर्ग का बच्चा है, जो मध्यम वर्ग का बच्चा है, वो आगे पढ़ ही नहीं पाएगा। केवल अमीर पढ़ेंगे, घूस के आधार पे पेपर लीक आउट हो जाएंगे। और जिस प्रकार की निरर्थक अनर्गल जवाब दिए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिन्होंने नीट की परीक्षा कराई है कि हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय लिया कि ग्रेस मार्क्स हटाइए, इनका दोबारा एग्जामिनेशन कराइए, बल्कि री एग्जामिनेशन टोटल दोबारा होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई इसकी जांच करे कितने हजारों लाख करोड़ का घपला इस केस में हुआ है और बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है जो हर एग्जाम में हुआ है। और शिक्षा मंत्री में इतनी जरूरत है, वो कह रहे हैं बिना जांच के, अभी उन्हें कार्यभार संभाले हुए 5 दिन हुआ है, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई पेपर लीक आउट हुआ है, छोटी मोटी घटना है, हम तो काउंसलिंग में जा रहे हैं। इसका माने बच्चों के हित में नहीं सोच रहे हैं शिक्षा मंत्री। वो जिन लोगों से पैसा ले लिया है उनको डॉक्टर बनाने पे उतारू हो गए और मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय करने का दोष अपने ऊपर लेना चाहते हैं। अब माननीय मोदी जी इतने ज्यादा कमजोर हो गए कि शिक्षा मंत्री इस तरह का दुस्साहस कर रहे हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर इस बात की एक बात कर रहे हैं कि हम टिकट घटाएंगे। आरएसएस इस प्रकार से आरोप लगा रहा है कि मोदी जी को कमजोर समझ के चारों तरफ से उन पे चढ़ाई हो रही है, विदेश में उनका सम्मान नहीं हो रहा है। डंका बोल रहा था, हमने सुना है, अब तो सम्मान नहीं हो रहा है। और देश के अंदर विपक्षी दल तो उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने कह दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, अगले 4 महीने जब यह इलेक्शन होने वाला है, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर और बिहार का, मैं जनता से मिलूंगा, जनता के पास जाऊंगा, पदयात्रा करूंगा और गरीब और जनता को संविधान और लोकतंत्र के ऊपर मंडराते हुए खतरे से सचेत करता रहूंगा, ये राहुल गांधी ने कहा है। अब इस बार की संसद जो है पुरानी संसद नहीं होगी, इसमें अखिलेश यादव बैठेंगे, इसमें मीसा भारती बैठेंगे, इसमें राहुल गांधी बैठेंगे और इसमें किशोरी लाल शर्मा बैठेंगे, जिन्होंने स्मृति ईरानी जी को 1.5 लाख वोट से हराया है। और अभी लोकसभा स्पीकर का पद पे नियुक्ति नहीं हुई है, अभी चुनाव हो जाने दीजिए, उसी में पता चलेगा, खेल हो जाएगा।
विपक्ष भी अपना कैंडिडेट लड़ाएगा और ऐसा कैंडिडेट लड़ाएगा जिसको टीडीपी की, एकनाथ शिंदे की, अजीत पवार की और जेडीयू का भी समर्थन मिल सकता है, तो वहां भी खेल हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में भी खेल हो सकता है। आरएसएस किसी और को चाहता है और मोदी जी किसी और को चाहते हैं, वहां भी खेल हो सकता है। तो अभी बहुत सारे खेल होने बाकी हैं, लेकिन मोदी जी को असहाय स्थिति में देखते हुए, उनको क्लियर मेजोरिटी न मिलने के बाद जिस प्रकार की स्थिति में चारों तरफ से घेर लिया गया है, तो मैं ये समझता हूं कि मोदी जी के हित में है। 10 साल उन्होंने सम्मान पूर्वक देश के प्रधानमंत्री की तरह देश को चलाया, जैसा भी चलाया है। अब किसानों के विरुद्ध चलाया है, बच्चों के विरुद्ध चलाया है, अमीरों के फेवर में चलाया है, गरीबों के विरुद्ध चलाया है, वो एक अलग मुद्दा है। जैसा भी चलाया है, उनके लिए बेटर है कि अब रिटायर हो जाए, अब मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं, 75 साल के होने वाले। और देश में नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह कोई इस प्रकार के नेता को पदभार सौंप दें और उसके बाद देश के अंदर लोकतंत्र संविधान जैसे 75 साल में रक्त विहीन सत्ता का ट्रांसफर हिंदुस्तान के अंदर हुआ है और नहीं चलता है तो इंडिया अलायंस को सरकार बनाने दें। लेकिन माननीय मोदी जी को अब संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भी जीवन को 4 भाग में बांटा गया है। 75 साल तक वानप्रस्थ में होते हैं, 50 से 75 में, और 75 के बाद संन्यास जाते हैं। 75 के होने वाले तो संन्यास में चले जाएं, विमुक्त हो जाएं, कहीं कंदरा में जाके भगवान की आस्था में लीन हो जाएं, अगर बाकी विरोधी दल के लोग बाकी जांच वांच न करवाएं और चीजें न कराएं। तो अब समय आ गया है कि उनको संन्यास में मार्गदर्शक मंडल में एल के अडवाणी जी और मुरली मनोहर जी के साथ बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अब राजनीति के लिए नई पीढ़ी को आगे आने वाला समय है। क्योंकि उनके जो मुख्य सलाहकार हैं वो सारे 70-75 साल के लोग हैं। युवाओं को कैसे चांस मिलेगा? अगर आपके बड़े बड़े लोग होंगे वो सारे 70 साल के लोग होंगे, तो देश में युवाओं को कैसे, और युवाओं के साथ अगर नीट एग्जामिनेशन का धोखाधड़ी होगी तो देश के युवाओं के साथ अन्याय होगा। एक शिक्षक के रूप में मैं इस मामले में दुखी हूं। माननीय मोदी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार का आगे से जब विदेश जाएं तो ये ध्यान रखें कि अगर उनका आगमन, उनका स्वागत अच्छी तरह से न हो तो हिंदुस्तान वापस आ जाएं। लेकिन इस प्रकार से वहां के बड़े नेता को नंबर 1 या नंबर 2 को मोदी जी को लेने आना चाहिए, जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी और राजीव को जी लेने आया करते थे और विश्व में हमारा डंका बजता था। इस बार इटली की यात्रा को गोदी मीडिया ने भी नहीं दिखाया, इसीलिए नहीं दिखाया कि इस प्रकार का आगमन जैसे हम लोग अभ्यस्त हैं, इस बार मोदी जी का नहीं हुआ। तो मोदी जी, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपका आगे का जीवन सुखमय हो, लेकिन देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ और किसानों और बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का कोई प्रयास न करे, चाहे वो इंडिया अलायंस की सरकार हो, चाहे एनडीए की संल्यांस हो। इसी कामना के साथ नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।